हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। होप अच्छे होगे, मस्त होगे, पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी बढ़िया से, है ना। और चलना भी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो, देखा क्या जाए, समझा भी जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है अभी के लाइफ में, जो भी बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, या जो भी बच्चे अभी 25 से 30 के बीच में भी है ना, तो उनके लिए भी स्टडी जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट। उसको ऐसे हथियार है, बोलते हैं ना, हथियार है, वेपन्स है ना। सो अभी आज जो है मैं सोचा कि बहुत सारे, मैं देखा रिट्स, मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था तो रिट्स के बारे में बहुत लोग तरह तरह से समझा रखे हैं। कुछ लॉयर हैं, तो कुछ पॉलिटिकल साइंस के गुरु हैं, है ना। अपन तो गुरु तो नहीं है, बट ये है कि जितना आप लोग को ज़रूरत है ना, नीड है एक एग्ज़ाम के तरीके पे, या मेंस पर्पस हो, या फिर अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, मतलब उतना या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं समझाऊंगा आप लोग को, है ना। तो आज मैं रिट्स पे आप लोग से चर्चा करता हूँ। देखो, आप लोग से पहले भी मैं बोला हूँ कि अगर आप लोग को नोट्स चाहिए कोई भी टॉपिक पे, तो आप लोग कमेंट करके बताओ, फिर मैं टेलीग्राम पे आप लोग को दे सकता हूँ, ठीक है। समझ गए। देखो, रिट्स, इसको हिंदी में भी रिट बोलते हैं, ठीक है। अब समझो, पहले ये सेट कर लूँ कलम, है ना, ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है। देखो, दीज रीड्स आर borrowed फ्रॉम इंग्लिश लॉ, ठीक है, वेयर दे आर नोन एज प्रीरोगेटिव रिट्स, मतलब विशेषाधिकारी रिट कहा जाता था, ठीक है। ये रिट्स जो है ना, हम लोग इंग्लिश लॉ से लिए हैं, ठीक है। मतलब अंग्रेजी कानून से लिया गया है, जहाँ इसको विशेषाधिकार रिट कहा जाता था, ठीक है। और इसका एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता था, ठीक है। इन्हें न्यायालय, जिन्हें अब भी न्याय का झरना, सॉरी, इन्हें राजा द्वारा जब जारी किया जाता था, और आज भी इसे न्याय का झरना कहा जाता है, ठीक है। और फिर आगे चल के उच्च न्यायालय ने रिट जारी करना प्रारंभ कर दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखो, पहले ये समझो कि आर्टिकल 32 द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रिट्स, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत उच्च न्यायालय रिट्स इशू कर सकते हैं। आगे भी समझेंगे किसके प्रति या किसके लिए। अब आर्टिकल 226 हाई कोर्ट इशू रिट्स, याद रखना। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, ठीक है। अब एक थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट, जैसे नोट में लिखा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है ये, ठीक है। तो ये समझो, देखो क्या है। बिफोर 1950 ओनली द हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हैड द पावर टू इशू द रिट्स, ठीक है। बिफोर 1950 ओनली द हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हैड द पावर टू इशू द रिट्स, ठीक है। मतलब 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास उच्च न्यायालय को ही रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त था, ठीक है, 1950 से पहले। फिर क्या हुआ? आर्टिकल 226 अब सभी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। मतलब हाईकोर्ट अब आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ रिट्स। देखो, 5 तरह के होते हैं। पहला क्या है? हैवियस कॉर्पस, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, समझ रहे हो, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब समझना इसको ध्यान से। देखो, इसका मतलब होता है ना, मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है।
मतलब प्रस्तुत मतलब किसी पर्टिकुलर को प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है, समझना इसको। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे इसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, तब न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। मतलब अब मान लो कि किसी को कोई केस मतलब लगाना होता है, मतलब ऐसे आप लोग न्यूज़ में भी सुने होंगे कि फॉल्स केस लगा के उसको अंदर कर दिया, तो वो क्या हो गया कि जबरन उसको रखा गया। तो उसमें क्या होता है ना कि उस टाइम ये रिट्स जारी कर सकते हैं हैवियस कॉर्पस को, ठीक है। अब क्या होगा कि आप जबरन किसी को नहीं रख सकते हो, या मतलब फोर्सली आप उसको रखे हुए हो कि शक के बिना पे हम रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो रिट्स जारी करवा सकता है। समझ रहे हो इस चीज? देखो, हैवियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। समझ, मतलब सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। यह रिट तब जारी नहीं किया जा सकता है मतलब यह रिट तब जारी नहीं किया जा सकती है, यह रिट तब जारी नहीं किया जा सकता है जब हिरासत कानून सम्मत हो। समझ रहे हो? हिरासत कानून सम्मत हो, मतलब डिटेंशन इज लॉफुल। पहला क्या है? डिटेंशन इज लॉफुल, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट, ठीक है, मतलब कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो, या न्यायालय के द्वारा हिरासत, और लास्ट क्या, हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से, मतलब जहाँ पे न्याय मिलना है उससे मतलब बाहर, मतलब आउट ऑफ ऑर्डर से कर रखे हो किसी को भी आप, ठीक है, उस टाइम ये रिट्स जारी कर सकता है। मतलब डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, मतलब उस जो भी कोर्ट का जो जुरिडिक्शन एरिया होता है, अब मतलब एक औरा होता है ना, उसके बाहर से आप गिरफ्तार करते हो, उस टाइम ये हैवियस कॉर्पस इशू किया जा सकता है। समझ गए इसको? समझ रहे हो? अब आ जाओ सेकंड, मैंडमस, मतलब प्रतिषेध, सॉरी परमादेश, मिस्टेक हो गई, मैंडमस मतलब परमादेश। तो इसका सिंपल अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, वी कमांड, ठीक है, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, ठीक है। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। मतलब समझना, इस पॉइंट को समझना, जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों, समझो, सार्वजनिक अधिकारियों मतलब पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म, है ना, रिफ्यूज टू परफॉर्म, मतलब ड्यूटी अपना आप फेल हो गए कोई ड्यूटी करने में, उस टाइम ये रिट्स जारी किया जा सकता है, ठीक है। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधिनिस्थ, न्यायालय, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्यों के लिए जारी किया जा सकता है। मतलब द रिट ऑफ मैंडमेंट्स इट कैन आल्सो बी यूज्ड अगेंस्ट any public body, a corporation, an inferior court, a tribunal or government for the same purpose। समझ रहे हो? देखो, और ये एक चीज़ और समझना, ये कहाँ पे जारी नहीं, मतलब द रिट ऑफ मैंडमेंट्स जो होता है ना, वो कैन नॉट बी इशू अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, मतलब निजी व्यक्ति या इकाई के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हो, ठीक है, गैर संवैधानिक हो, जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, जरूरी नहीं है,
यहाँ पॉइंट समझना, मतलब मस्ट नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं, मतलब समझना भारत के प्रेसिडेंट के तहत के खिलाफ भी हो सकता है, जारी किया जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो सीजीआई होते हैं उसके खिलाफ भी ये जारी किया जा सकता है। कौन सा है, मैंडेमस। अब तीसरा है प्रोहिबिशन, मतलब प्रतिषेध। इसका अर्थ होता है टू फॉर, मतलब रोकना, मतलब रोकना, स्टॉप, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। समझ गए, मतलब इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायालय कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जा सकता है, ठीक है। अब समझना कि प्रोहिबिशन का जैसे मतलब क्या हो गया ना, कि प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। पॉइंट याद रखना, अगेंस्ट ओनली जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकाय एवं निजी व्यक्ति या निकाय के उपलब्ध नहीं है, मतलब इट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज, ठीक है। समझ गए इसको, अब आ जाओ। देखो यहाँ पे ना ये प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो जाए तो माफ़ करना, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते उत्प्रेषण, उत्प्रेषण मतलब सेरिटोरी। देखो इसका शब्द या अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना, मतलब टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म, ठीक है। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा, मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा issued by a higher court to a lower court or tribunal either to transfer a case pending with the latter to itself or to squash the order of the latter in a case। मतलब इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकारियों को या लंबित मामलों को स्थानांतरण के सीधे या पत्र जारी कर किया जा सकता है। बहुत सुनते होंगे कि केस पेंडिंग में है अभी तक, मतलब 10 साल 20 साल 25 साल से पेंडिंग में, तो उस केस के अगेंस्ट में हम ये उत्प्रेषण जो है रिट, इसको मैं जारी कर सकता हूँ, ठीक है। इसके न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया, मतलब खराबी या न्यायिक जो भी है उसमें प्रॉब्लम जो भी होती है उसके खिलाफ मैं जारी कर सकता हूँ। इस तरह के प्रतिषेध से हटकर जो कि केवल निवारक है, उत्प्रेषण निवारक एवं सहायक दोनों तरह का है, मतलब समझ रहे हो, मतलब अनलाइक प्रोहिबिशन विच इज ओनली प्रिवेंटिव, सेरिटोरी इज बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज कर्टिव, ठीक है। जैसे देखो, जैसे कि पहले क्या होता था ना, उत्प्रेषण की जो रीट है सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता था, बट प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं किया जाता था। फिर क्या हुआ कि जब 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्ति को अधिकार को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। समझ रहे हो, मतलब द सुप्रीम कोर्ट रूल द सेरिटोरी कैन बी इशूड इवन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अफेक्टिंग राइट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। समझ रहे हो यहाँ तक, नहीं समझ में आया तो बताना। फिर देखो क्या है, लाइक प्रोहिबिशन सेरिटोरी इज आल्सो नॉट अवेलेबल अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज, ठीक है। मतलब प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधिक निकायों एवं निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अब लास्ट आ जाओ, को वारंटो मतलब होता है अधिकार परीक्षा। और देखो इसका मतलब क्या होता है ना कि बाई व्हाट अथॉरिटी और वारंट, मतलब प्राधिकृत या वारंट के द्वारा है,
देखो, इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जा सकता है। जैसे कोई दावा तुम किए हो, मान लो कि तुम मान लो कि कुछ हुआ, चुनाव हुआ, ऐसे समझो इसको। अब वहाँ पे कुछ गड़बड़ी लग रही है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या है ना कि न्यायालय कोई किसी के ऊपर अगर तुम कर रहे हो ना, तो वहाँ पे अपना तुमको एक मतलब कोई एक दायरे के अंदर रह के इस पे रिट्स हम को वारंटो जारी कर सकते हैं, ठीक है। कार्यालय या अवैध अधिग्रहण करने के से रोकता है, ठीक है। देखो, इशूड ओनली इन केस ऑफ अ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिसर ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय अ स्टेट और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। समझ गए? मतलब जो 4 रीटों से हटकर है, इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, ना कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। तो तुम्हारा मतलब इच्छा है कि करना है, ऐसा मत समझ जाना कि हम लोग को बैट बॉल खेलने चलना इच्छा हो गई, चलो भाई खेल लेते हैं, नहीं, ठीक है। बाकी जो 4 से हटकर है ये को वारंटो है ना, कैन नॉट बी इशूड इन अ केस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस। मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस में नहीं कर सकते हो। समझ गए यहां तक? अब सुनो, देखो इसको कुछ थोड़ा सा समझो इसको। देखो, the Supreme Court can issue writs only for the enforcement of fundamental right, whereas a High Court can issue writs not only for the enforcement of fundamental right but also for any other purpose। मतलब क्या हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू writs only for the enforcement of fundamental right, only for the enforcement of fundamental right, ठीक है। मतलब उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों को क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है, जबकि हाईकोर्ट जो है इसके अलावा किसी और उद्देश्य को लेके भी इसे जारी कर सकते हैं, है ना। कैन इशू ओनली नॉट ओनली फॉर द enforcement of fundamental right, but also for any other purpose, ठीक है। रिस्क के बारे में अब देखो क्या है, किसी अन्य उद्देश्य शब्द का अभिप्राय किसी सामान्य कानूनी अधिकार के संबंध में भी है। इस तरह उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है, ठीक है। मतलब द एक्सप्रेशन फॉर एनी अदर पर्पस रेफर टू द इन्फोर्समेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी लीगल राइट, दस द राइट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द रिस्पेक्ट इज नैरोअर देन दैट ऑफ हाई कोर्ट। अब सुनो क्या है कि द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट अ पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, वेयर एज अ हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट अ पर्सन रिसाइडिंग और अगेंस्ट अ गवर्नमेंट और अथॉरिटी लोकेटेड। मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्यों के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य को, यदि मामला दूसरे राज्य से संबंधित हो तो वहां के खिलाफ ही जारी कर सकता है। रिट जारी करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र ज्यादा विस्तृत है। समझ गए? अब एक चीज और सुन लो। आर्टिकल 32 के अंतर्गत उपचार अपने आप में मूल अधिकार है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अपने
रिट कार्य न्याय क्षेत्र की नकार नहीं सकता। दूसरी ओर आर्टिकल 226 के तहत उपचार विवेकानुसार है, इसीलिए उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन के को नकार सकता है। लेकिन आर्टिकल 32 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय को प्राप्त अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति प्रदान नहीं करता। इस तरह सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों की रक्षा एवं गारंटी देने वाला बनाया गया है। समझ गए? मतलब द सुप्रीम कोर्ट इज दस कॉन्स्टिट्यूट एज अ डिफेंडर एंड ग्रांटर ऑफ द फंडामेंटल राइट। क्या है? द सुप्रीम कोर्ट इज दस constituted as a defender and grantor of the fundamental right। ये आप लोग फंडामेंटल राइट में पढ़े भी हो, ठीक है। बाकी वही है, सुप्रीम कोर्ट किसी एक व्यक्ति मतलब पर्टिकुलर एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मतलब कौन? सुप्रीम कोर्ट। इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। और हाई कोर्ट सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य को, यदि मामला दूसरे राज्य से संबंधित हो तो वहां के खिलाफ ही जारी कर सकता है। समझ गए? ये था आपका रिट्स, ठीक है। और एक चीज और सुन लो, ये रिट ब्रिटिश लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए असाधारण उपचार थी। मतलब समझ रहे हो? हाँ, चलो फिर क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर करो इसको, है ना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।